भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय हिंद। आज सामूहिक संवाद के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित अभी जिनको आपने सुना, बहुत विस्तार से उन्होंने बहुत सारी बातें यहाँ पर रखी हैं। ऐसे हमारे सैनिक कल्याण मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी और लेफ्टिनेंट जनरल ए के सिंह जी, जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम की संवाद कार्यक्रम की शुरुआत की थी, और अनेकों सुझाव उन्होंने हमको 30 मई के कार्यक्रम में भी दिए थे। उन सभी सुझावों को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो आज के इस अवसर पर लेफ्टिनेंट जनरल पीसी भारद्वाज जी, मेजर जनरल समी समरवाल जी, मेजर जनरल आनंद सिंह रावत जी, मेजर जनरल गुलाब सिंह रावत जी, केडी सिंह जी, मेजर जनरल एमएल असवाल जी, मेजर जनरल सोनी जी, मेजर जनरल पीएस राणा जी, वाइस एडमिरल अनुराग थपलियाल जी, रियर एडमिरल ओपीएस राणा जी, एयर मार्शल देवेंद्र सिंह रावत जी। आज मैं उनको देखकर बड़ा प्रसन्न हो रहा हूँ। क्यों हो रहा हूँ मैं? पिछली बार मैंने उनको कहा था कि आप आते रहिएगा, और सच में मैं उनको ढूंढ रहा था, और जब ये मुझे पर्चा दिया तो मैं सोच रहा था कि वो एयर मार्शल साहब का नाम लिखा है कि नहीं लिखा है इसमें। आरएस राणा थापा जी, के जी बहल जी, रमेश भाटिया जी, यशवंत सिंह बिष्ट जी, अमृतलाल जी, जेएस बिष्ट जी, कैप्टन राणा जी, जिन्होंने कुछ बात हमारी रखी, कुछ अपनी रखी, कर्नल भंडारी जी, कर्नल छेत्री जी, और अब मैं सभी उपस्थित, जैसा गणेश जोशी जी ने कहा कि सभी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक व्यक्ति जो आज यहाँ आया है, सच में ये कुछ लोग नहीं हैं, ये हमारे सभी सैनिकों के और समाज के प्रतिनिधि यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ आए हुए सभी हमारे सैन्य अधिकारीगण, सम्मान के योग्य हमारे सभी सैनिक, मैं सबसे पहले तो आप सभी का इस विशिष्ट कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए आपका हृदय से सबका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। और मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, मैं गणेश जोशी जी से बार बार कहता था कि हम लोग हर बार कार्यक्रम करते हैं जनरल साहब, और यहाँ से मंच से भाषण करते हैं और वापस चले जाते हैं। मुझे तो आप सबको सुनने में बहुत आनंद आ रहा था, और सच में ये कितना अनुभव, एक एक व्यक्ति ने इतनी महत्वपूर्ण, हर एक व्यक्ति ने बड़ी महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर कही है। और आज सच में लग रहा है कि हम लोग किसी कार्यक्रम में नहीं आए हैं, बल्कि अपने किसी पारिवारिक समारोह में, यानी पारिवारिक जैसा एक परिवेश होता है परिवार का, उस प्रकार से जो है आप सब लोगों ने बात करी। और सच में ये बड़े आपके जो सुझाव आए, ये सुझाव बहुत बहुमूल्य हैं। अगर मैंने वैसे सभी के मैंने ये जब सुझाव आने लगे तो मैंने सबके खुद ही मैंने नोट किए। हालांकि एक हमारे साथ वहाँ पर प्राइवेट सेक्रेटरी, सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी हैं करण सिंह, ये भी नोट कर रहे थे, लेकिन मैंने सोचा कि कभी कभी अपना हाथ जगन्नाथ बोलते हैं ना, तो मैं भी जो है वो कभी वन मैन आर्मी वाली जो बात होती है, उस तरीके का भी मैं सोचता हूँ। तो मैंने सारे के सारे सुझाव नोट कर लिए अपने आप। मुख्य बिंदु आप लोगों में से, जैसे जनरल सोनी साहब ने शुरू किया, कर्नल वीरेंद्र बिष्ट जी ने बड़ी अच्छी बात इसमें हेलीकॉप्टर क्रैश की बात करी, और उसके लिए हम लोग जो काम कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा बता भी देता हूँ कि वास्तव में ये बड़ा
दुर्भाग्यपूर्ण होता है जब हम इतनी अच्छी यात्रा चला रहे होते हैं। इस बार देखिए 2 माह 6 दिन में लगभग 38 लाख तीर्थयात्री केवल 4 धामों में आ गए, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। और सड़क मार्ग में जो हर साल बड़ी परेशानी आती थी, इस वर्ष वो परेशानी नहीं आई, जाम नहीं लगा, कई जगह पर जो है लोगों को बहुत परेशानियां नहीं हुई, आसानी से दर्शन भी हो गए, आसानी से लोग चले भी गए। लेकिन हेलीकॉप्टर दुर्घटना तुरंत उसके बाद डीजीसीए, एटीसी, जो हमारा नगर विमान मंत्रालय सिविल एविएशन, उनके साथ पूरी मीटिंग करी यहाँ से, और तत्काल उस समय हवाई सेवाएं तो हमने जून के माह में रोकी दी थी, लेकिन उनको एक एसओपी बनाने के लिए हमने पहले ही कह दिया। देखिए उसमें बहुत रोल राज्य का नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद भी बदनामी जो है हमारे सर आ जाती है। और यात्रा में आने वाले हर एक श्रद्धालु, हर एक यात्री की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता होती है, और हम उसके लिए काम कर रहे हैं। अब सितंबर में जब से दोबारा हेली सेवाएं प्रारंभ होंगी तो हम इस पर काम करेंगे। टूरिस्ट तो अभी जो आ रहे हैं, जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो आप ये तय मानिए कि अगले 25 सालों में, यदि उत्तराखंड भी 25 साल का हो रहा है इस वर्ष, और 25 सालों के बाद हम जब गोल्डन जुबली मना रहे होंगे, उस समय यहाँ पर बहुत सारे चीज़ें बदल चुकी होंगी। अभी दिल्ली देहरादून एलिवेटेड रोड का काम जब पूरा होने वाला है, और कुछ ही महीनों में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वो उसको देश को समर्पित करने वाले हैं, देश की जनता के लिए वो खुल जाएगा। तो देहरादून में जो आज जाम की समस्या है, ये फुटफॉल हमारा 2-3 गुना बढ़ने वाला है। अभी जनरल AK सिंह जी ने बताया कि 4 घंटे में पहुंच गए, तो फिर तो 2.5 घंटे में ही पहुंच जाएंगे। तो पूरा देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, मसूरी, आसपास का क्षेत्र, इसका नियोजन कैसे हो, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। मैंने भारत सरकार से निवेदन किया कि यहाँ पर जो बिंदाल और हमारा रिस्पना है, इनके ऊपर जो है हमको एलिवेटेड रोड, रिंग रोड, ये हमको इसको स्वीकृति दी जाए, हमको इसको बनाने के लिए सहायता की जाए। तो भारत सरकार ने उस पर सैद्धांतिक रूप से हमको सहमति दे दी है। तो 26 किलोमीटर का ये रिंग रोड बन जाएगा। और जो बनता हुआ एलिवेटेड रोड जो अभी आ रहा है दिल्ली देहरादून का, उस पर जो है हमको कुछ जैसे कि आशा रोडी से एक उधर सहसपुर की तरफ से होता हुआ सीधे मैक्स के पास निकलेगा। इसी प्रकार हरिद्वार को जाने वाला ISBT से इधर हमारा विधानसभा के आसपास से होता हुआ वो सीधे उधर स्पोर्ट्स कॉलेज की तरफ से मुड़ता हुआ इधर मुड़ेगा। तो जिसको हरिद्वार जाना होगा वैसे निकल जाएगा, जिसको मसूरी जाना होगा वो शहर में नहीं आएगा, किसी को पोंटा साहब की तरफ जाना है तो विकास नगर की तरफ जाना है, उधर से मुड़ जाएगा। ऐसे अलग अलग तरीके से दिल्ली से आने वाला सीधे ट्रैफिक हरिद्वार की तरफ को चला जाएगा। तो ये सब काम बड़े विस्तार से कर रहे हैं। और मैं सच बताऊं तो मैं यहाँ बोलने के लिए अगर खड़ा हूँ तो मैं कई घंटों बोल सकता हूँ, क्योंकि रोज भी यही काम करता हूँ। प्रत्येक दिन एक एक चीज़ को खुद ही देखता हूँ, मैं हर एक डिपार्टमेंट की समीक्षा करता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि अब थोड़ा ब्रीफ होना चाहिए, क्योंकि हम सबके विचार भी आ गए और मुझे अभी एक कार्यक्रम में और भी जाना है, इसके बाद एक कार्यक्रम और है। और आप सबके इतने अच्छे अच्छे सुझाव आ गए, मंत्री जी ने भी बोल दिया, और लगभग 2 घंटे से ज़्यादा हमारी आज इस बैठक भी हो गई। तो इसमें ब्रिगेडियर नितेश बिष्ट जी ने अच्छी बात करी पलायन को लेकर, जनरल असवाल साहब ने सुझाव दिए, स्वच्छता को लेकर मल्टी डायरेक्शन में काम होना चाहिए, मॉनिटरिंग सिस्टम अच्छा होना चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने यहाँ बताई हमको। स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी के बारे में भी बोला आपने, बच्चों में नेशनल करेक्टर के बारे में। ब्रिगेडियर बहल साहब ने हमारे जो फौज के लोग हैं उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए,
और निश्चित रूप से मैं भी मानता हूं कि बहुत सारी जगह ऐसी है जिसमें होना चाहिए। आज अच्छा होता कि मुझे सच में आज के कार्यक्रम की इस प्रकार की परिकल्पना नहीं थी, अन्यथा मैं बहुत 2-3 दिनों से लगातार मैं बाहर हूँ। मैं अभी अगर मैं आज की अपनी दिनचर्या बताऊँ आपको, परसों मतलब 4 जुलाई को मेरे दोनों कार्यकालों को मिला के मेरे 4 साल पूरे हो गए। तो प्रातःकाल मैं अपनी रोज़ की दिनचर्या करने के बाद 9:30 बजे से यहाँ एविएशन मिनिस्टर आए थे और हमारा एक इस जोन का, जिसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और राजस्थान, इन राज्यों का एक कॉन्क्लेव था यहाँ पर। उसमें मैं शामिल हुआ। वहाँ से फिर हरिद्वार गया। हरिद्वार में माँ गंगा का पूजन किया। मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा आप लोगों को ये जो काम किए हैं वो तो बता ही रहा हूँ, थोड़ा ये अलग, थोड़ा ये बैठक से भी जो अभी तक मीटिंग में चल रहा है उससे थोड़ा बाहर ले जाता हूँ। तो मैं हरिद्वार गया। हरिद्वार में माँ गंगा का पूजन किया। पूजन करने के बाद लगभग 20,000 लोगों का एक बड़ा वहाँ पर कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। वहाँ से मैं सीधे वहाँ गया खटीमा। वहाँ पर मैं रात को 9:30-10 बजे तक लोगों से जनसंपर्क करने, कार्यक्रम ये सब करते करते रात को विश्राम करने का समय 11-12 बजता है। 11 तो कभी होता ही नहीं है। और कल सवेरे प्रातःकाल 5 बजे मैं उठ जाता हूँ। और जी अगर मैं अलार्म न भी लगाऊं तो मैं 5 घंटे से ज़्यादा मैं सो नहीं पाता हूँ। मतलब अपने आप मेरे को 5 घंटे, अगर मैं किसी दिन जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में होता हूँ, सीमांत क्षेत्रों में जहाँ आप लोगों का अधिकांश समय कटा है, तो वहाँ मिलने वालों की संख्या 8:30-9 बजे के बाद बंद हो जाती है। राणा जी जैसे वहाँ हम लोग ऊपर रुक गए थे ना एक दिन ऊखीमठ में, वहाँ रिजंटा के पास सारी गांव गया था मैं रात में। तो हालांकि उस दिन तो मैं रात में 12 बजे तक वहीं था गांव में। उस दिन हमारा वहाँ पर चौपाल वपाल लगी थी, सब खाना होना था सबके साथ। लेकिन सामान्यतः मतलब तो अगर बहुत करे तो फिर 10-10:30 बजे अगर मैं सोता हूँ तो 3 बजे रात में नींद खुल जाती है अपने आप। अलार्म मेरा 5 बजे का होता है। तो कल सवेरे 5 बजे मैं उठा और 6:30 बजे जो आप कह रहे हैं, मैंने वो बैल चला रहा था वहाँ पर ना, उनके साथ खेत जोत रहा था, वहाँ पटेला लगा रहा था। और ये रुपाई भी लगाई, चूँकि क्या है कि ये कोई मैं किसी इवेंट्स में नहीं था। ये वो मेरा पुश्तैनी खेत है जो मेरे पिताजी ने खरीदा था कभी। वो मैं बचपन में बहुत रुपाई लगाता था, बहुत वहाँ उनके साथ जो है खेत में मेड़ बांधने जाता था। और बैलों को चलाना, पटेला चलाना, ये मेरा बचपन से रहा। तो मुझे लगा कि उन्होंने कहा कल यहाँ पर रुपाई होने वाली ऐसी, तो मैंने कहा अरे चलो कल सवेरे देखता हूँ, मैं भी आता हूँ। तो 6:30 बजे मैं तैयार हो गया। तो मैं गया वहाँ खेत में, तो उनके साथ थोड़ा करा तो अच्छा लगा भी। और मैंने बैल देखे, मैंने कहा लाओ आज पटेला भी चलाता हूँ। हालांकि आज मेरी माँ कह रही थी कि तू पटेले में क्यों चढ़ा तो अरे अब अपने को पहले की तरह क्यों सोच रहा है, जब छोटा था तब तो जो है आदमी फुर्तीला होता है। तो मैंने कहा कोई गलती कर रहा था मैं क्या? बोले हाँ गलती तो नहीं करी तूने अब क्या है, जैसे लोग सोचते हैं ना कि वो बैल चलाना भी आसान नहीं होता, खेत जोतना भी। इसमें क्या है, पटेले में एक तो जहाँ ऊंची जगह होती है वहाँ उसमें पटेले में बैठ जाओ तो वहाँ की मिट्टी जो है वो ले जाके गड्ढे में डाल देती है। जहाँ थोड़ा पानी ज़्यादा भरा हो तो अंदाज़ा लगाना पड़ता है, और जहाँ पर गहरा हो रहा है तो वहाँ उसमें से उतर जाइए नीचे। और बैलों को जो है अगर बाएं मोड़ना है तो बाईं रस्सी थोड़ा खींचेंगे तो बाएं को मुड़ जाएंगे वो, और दाहिने को मोड़ना है तो दाएं वाले को खींच के इस वाले को हल्के हल्के जो छड़ी होती है छड़ी से थोड़ा थोड़ा ऐसे से मारिए, इधर को खींचिए तो ऐसे मुड़ जाएंगे वो। और अगर आपको सीधे चलाना है तो दोनों रस्सी छोड़ दीजिए बैलों की, एक बीच में जुए से जो रस्सी होती है ना उसको पकड़ लीजिए और आप खड़े हो जाइए, सीधे जो है आपको आगे ले जाएंगे किसी भी। आपने नहीं चलाया होगा कभी ऐसा तो ये काम मेरा 7:30 बजे तक संपन्न हो गया। उसके बाद मैं वहाँ से 8:30 बजे निकला, 8:30 नहीं बल्कि 8 ही बजे, 8:30 बजे मैं टनकपुर पहुँच गया।
आप लोगों में से बनबसा टनकपुर जानते होंगे ज़्यादातर लोग। बनबसा में भी बड़ा हमारा फौज का इस्टेब्लिशमेंट है वहाँ भी। तो टनकपुर से कल कैलाश मानसरोवर यात्रा का पहला दल जा रहा था। कैलाश मानसरोवर यात्रियों को वहाँ से हमने उनके साथ कल ब्रेकफास्ट उन्हीं के साथ था, सबके साथ, उनके साथ पूरा उनका अभिनंदन किया। 45 लोग 11 राज्यों के थे और बड़े शिव भक्त थे, सब जा रहे थे, तो उनको विदा किया, उनके साथ फोटो सेशन हुआ। फिर इतने में हमारे वहाँ के डीएम ने जो है 6 स्कूल के बच्चों के साथ जो है वीडियो संवाद कर रखा था हमारा। वीडियो संवाद के बाद तत्काल वहाँ, चूँकि मैं चंपावत क्षेत्र का विधायक हूँ, तो वहाँ पर 200-400 लोग भी इकट्ठे थे, तो उन सब से मिलना, फिर उनको भी संबोधन करना। वहाँ से आया तो कुछ एक लोग 2 जगह पर दुर्घटना हुई थी जवान, तो मैंने सोचा वहाँ ज़रूर उनके परिवार में पहुँचूँ, तो लगभग 1 घंटे का समय उसमें आने जाने में लगा। फिर दो जगह पर मिलना, और एक बुजुर्ग बीमार हो रखे थे, उन्होंने मुझे कहा कि उधर से लौटा खटीमा की तरफ, पुराना विधानसभा क्षेत्र मेरा खटीमा था, वहाँ आया। फिर हमने पुलिस के साथ संवाद किया, मिशन संवाद। पुलिस के जवान, ये बहुत चुनौतियां उनके पास होती है, डिप्रेशन में आ जाते हैं, कई बार दबाव में आ जाते हैं, अनेक प्रकार की उनकी दिक्कतें होती हैं। अपना कानून व्यवस्था को बनाना, इसको बनाना, नौकरी 8 घंटे की नहीं होती है ए.के. सिंह साहब उनकी, कई बार 14 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे लगातार काम करते रहते हैं। तो एक मिशन संवाद का ऐप भी प्रारंभ किया कल। वहाँ से उनके कार्यक्रम के बाद मैं रामनगर आ गया। 5 बजे रामनगर पहुंचा, तो रामनगर में आप लोगों को बताऊं कि एक बहुत बड़ा रेस्क्यू सेंटर है इनका, जो हमारे वाइल्ड लाइफ का, और उसमें 11 टाइगर हैं भी बड़े बड़े, और 13 लेपर्ड। मशीनें, MRI और ये सब पूरा एक्सरे मशीन सारी जो है वहाँ पर उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। जैसे ही वो कोई घायल हो गया, कोई कुछ हो गया, या कोई कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो गया, उनको लाया जाता है। उसको देखा 1-1.5 घंटे में। वहाँ से फिर आया किसी एक जगह पर जो है कम से कम 40 पूरे देश भर के मीडिया वॉलंटियर्स आए थे, और 4 लोगों ने अलग अलग पॉडकास्ट किया मेरा। और ऐसा करते करते मुझे 10:30 बज गया। 10:30 बज गया, तो फिर मैं रूम पाया दिन भर के, चूँकि काम नहीं कर पाया था कुछ, तो बहुत सारे लोगों को फ़ोन करने होते हैं, बात करनी होती है, सब करते करते 12 बज गया। 12 बजे सोया, और आज प्रातःकाल फिर वही 5 बजे उठ के आज मैंने कुछ काम, जैसे आप लोग बता रहे थे ना, वो जंगल में हमारे फलदार पेड़ होने चाहिए, आज ये काम करके मैं आया हूँ। मैंने सोचा आपको बताऊँ ज़रूर आज। तो सवेरे 6 बजे आज कॉर्बेट में मैं चला गया। कॉर्बेट के पास में एक फाटो रेंज है। कॉर्बेट के कुछ नियम है, वो 6 महीने चलता है, 6 महीने बंद रहता है, लेकिन फाटो रेंज थोड़ा सा कॉर्बेट के आउटर में है। माननीय मंत्री जी, आपको भी पता नहीं होगा, ये एक दिन जरूर जाइएगा फाटो रेंज में। तो मैं सब सवेरे से पूरा सफारी करके, और वन विभाग के जो कर्मचारी हैं वो भी बड़ी कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं, और पिछले 1 महीने में 53,000 किलोमीटर की उन्होंने अभी तक जो है वो कर दी पूरी चौकसी जो होती है उनकी। उनके ऐप बने हुए हैं, उनके साथ करा, उनके मचान पे जाके, ऊपर जाके टावर देखा, सब देखा, ये सब पूरा। और 2-3 मीडिया के लोग अलग अलग, जाते समय कोई अलग, आते समय कोई अलग, उनके साथ बातचीत करते हुए वहाँ उनके साथ फलदार पेड़ लगाए। क्योंकि जो हमारे ये जो वाइल्ड लाइफ और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि उनको जंगलों में जो है इकोसिस्टम हमारा कमज़ोर पड़ रहा है। तो आज हमने लगाए आंवले के पेड़, आज लगाए हमने कटहल के पेड़, वहाँ कुछ काफल के पेड़, बांज के पेड़ और बहेड़ा के पेड़, जो जंगलों में जो फल हो सकते हैं, बेल के पेड़। तो हर एक डिवीज़न में, हमारे राज्य में 40 डिवीज़न हैं वन विभाग के, और उन 40 डिवीज़नों में मैंने कहा है इस बार हरेला पर्व पर 1-1 हज़ार फलदार पेड़ लगाइए। ये वन विभाग को हमने निर्देशित किया है। तो ये कार्यक्रम हमारा आज लगभग 5 घंटे चला। 11 बजे मैं आया, 12 बजे
वहाँ से मैं देहरादून आया, रास्ते में मौसम ख़राब था। आज दलाई लामा जी का 90वां जन्मदिन, 90 ईयर्स में आज उनका बर्थडे हो रहा था। तो तिब्बत के लोग यहाँ पर बहुत बड़ा क्लेमेंट टाउन में कार्यक्रम किया था। उसके बाद वो कार्यक्रम लगभग 3 साढ़े 3 बजे तक चला होगा। तो उसके बाद में उत्तरकाशी में जो हमारा सिलाई बैंड है, जहाँ पर अभी वो होटल बन रहा था, वहाँ से 29 लोग जो है उसमें वो हो गए थे। इसमें से 20 लोग तो अभी निकल गए हैं, लेकिन 2 लोगों की डेड बॉडी मिली है, 7 लोग अभी मिसिंग हैं उसमें। तो उसका हवाई सर्वेक्षण, एरियल सर्वे किया। तो 5 बजे यहाँ पहुँचे। उसके बाद कुछ अपॉइंटमेंट्स वगैरह थे और ठीक 7 बजे मैं बिल्कुल तैयार था। मैंने 7 बजे तक सारा कर लिया था। मैं 1 मिनट भी यहाँ के लिए लेट नहीं होना चाहता था आप लोगों के लिए, 1 मिनट भी नहीं, क्योंकि मैं फौजी का बेटा हूँ और मैं अनुशासन जानता हूँ। लेकिन मुझे मेरे ऑफिस ने बताया कि अभी कितना, करण सिंह क्यों बताया लेट करने के लिए? ये कह रहे थे मंत्री जी समय से नहीं आए। नहीं, मुझे बताया कि 15 मिनट रुक के जाना है। मैंने 7 बजे तक अपना सब कंप्लीट कर लिया था, क्योंकि मेरे एक प्रोग्राम में था 7 बजे चलना है। और मैं ये फौज वाला काम केवल फौज के लोगों के साथ नहीं करता, ये काम मैं हर जगह करता हूँ। कोई तो अब आप लोगों के साथ हूँ तब से। ये मैंने 2 दिन की आपको अपनी दिनचर्या बताई है कि इतने और कल का भी इसी तरह से पूरा पैक होता है सवेरे से ही। और ये 1 दिन का नहीं है, ये प्रत्येक दिन का है जनरल साहब। और इसमें मुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि मैं कोई ज़्यादा काम कर रहा हूँ। सच में इसलिए नहीं लगता कि हमारे जो प्रेरणा स्रोत हैं वो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। आप देखिए उनको कि वो पूरे विदेश से कहाँ से 24-24 घंटे की यात्रा करके आते हैं और अगले दिन प्रातःकाल जो है वो ऑफिस में होते हैं। एक दिन मैं आपको बताऊं, लोकसभा के टिकटों का आवंटन हो रहा था। तो हमारी जो मीटिंग थी, अब आप तो वहाँ NSA साहब के साथ वहाँ काम कर ही रहे हैं उसमें, तो डिप्टी उसमें तो आपको सब पता ही होगा। हमारी 6 बजे से मीटिंग शुरू होनी थी और वो मीटिंग शुरू होते होते रात में 11 बज गया। 11 बजे शुरू हुई। प्रधानमंत्री जी चेयर करते हैं संसदीय बोर्ड की बैठक जो होती है, पार्लियामेंट्री बोर्ड हमारा, और हमारा नंबर आया सवेरे 4 बजे। बैठे रहे। मैं ये जो बेंच है 2 लोगों की जो बैठने की होती है, मैं तो उसी में सो गया। 7 घंटे सोया रहा मैं, मतलब पढ़ा रहा उसके ऊपर। क्या करते रात में? तो 6 बजे वहाँ पहुँच गए, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, फिर चाय पी रहे हैं, कर रहे हैं। सभी बैठ रहे थे, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी थे वहाँ। तो 4 बजे हमारा नंबर आया। आधे घंटे हमारा मीटिंग में प्रेजेंटेशन था राज्य का। 4:30 बजे हम जाने लगे। तो हमारा लास्ट ही अंतिम राज्य था। प्रधानमंत्री जी के साथ जो लोग रहते हैं, मैंने उनसे पूछा कि आप क्या साहब जाके थोड़ा आराम करेंगे क्या? तो उन्होंने कहा आपका 4:30 बजे आराम तो उनका हो गया, तो जागरण का समय हो गया है और मेरी ड्यूटी तो ख़त्म हो रही है। जो दूसरा आदमी आएगा उसके पास सारे अब काम लिखे हुए हैं, अभी से क्या करना है उन्होंने। और 8 बजे उनको ऑन बोर्ड हो जाना है। झारखंड में उनकी रैली है 10 बजे से। अब मैं कहा रात में सोए नहीं होता। और एक दिन यहाँ आदि कैलाश और जागेश्वर धाम और गुंजी गांव का दौरा था। तो सवेरे 6 बजे से मैं उनके साथ वहाँ बरेली एयरपोर्ट से उनके साथ बैठ गया मैं। और शाम को 6 बजे वो पिथौरागढ़ से उड़े। तो उन्होंने केवल एक चाय पी पूरे दिन भर में। तो इतना काम प्रधानमंत्री जी करते हैं। तो हम सबको प्रेरणा मिलती है कि विकसित भारत तभी बनेगा जब हम सब लोग मिलकर कुछ ना अपने अपने क्षेत्रों में काम करेंगे। और हर एक को ये लगना चाहिए कि मेरा भी योगदान होना है, अपने मन से, आत्मा से, विचार से। तो सच में हमारा राज्य, हमारा देश, उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आज भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है, विश्व गुरु बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हर क्षेत्र में आज भारत की पहचान बढ़ रही है, मान्यता बढ़ रही है।
मान सम्मान स्वाभिमान पूरी दुनिया के अंदर हमारा बढ़ रहा है। और कल कैलाश मानसरोवर वाले लोग जा रहे थे तो उनका 7 दिन का जो पैदल यात्रा था वो कम हो गया। 7 दिन का जो वो मांगती टोला, उस रूट पर अगर आप कोई गया हो जो गुंजी की तरफ को जाता है कैलाश मानसरोवर की तरफ, तो एक जगह है मांगती टोला। वो मांगती से लेकर गुंजी तक और गुंजी से लेकर आगे लिपू लेक तक, ओल्ड लिपू लेक पहले जाते थे, अब न्यू लिपू लेक बन गया है। वो सड़क काफ़ी सालों से बन नहीं पा रही थी क्योंकि इच्छा शक्ति नहीं थी सरकारों की। इच्छा शक्ति नहीं होने के कारण से नहीं बन पा रही थी। प्रधानमंत्री जी के 2014 के बाद लगातार ऐसे इस्टेब्लिशमेंट, चाहे हमारे हों, चाहे वो भारत तिब्बत सीमा पर जितनी भी ऐसी सड़कें हैं, ऐसे रेलवेज के काम हैं, बिजली के काम हैं, अन्य इस्टेब्लिशमेंट हैं, पुल बनाने हैं, उन सब पर काम हो रहा है। तो वो 7 दिन जिस यात्रा में लगते थे वो आप केवल 5-6 घंटे में सड़क से पूरे हो जाएंगे। मैंने उनसे कहा कि ये 7 दिन तो आपके बच गए कल। तो भी बड़े प्रफुल्लित हो रहे थे, उनको मैं छोड़ रहा था। तो ये सब नए नए काम आज देश के अंदर हो रहे हैं और मैं राज्य के मुख्य सेवक के रूप में डीजी मिलिट्री ऑपरेशन का एक प्रेजेंटेशन था। उस प्रेजेंटेशन में हमारे भारत सरकार के 5 मंत्रालयों के प्रमुख मंत्रीगण थे, एनएसए साहब थे और सभी एयर मार्शल और जितने भी जो वायुसेना के, थल सेना के और हमारे नेवी के सारे लोग उसमें रहे, सारे सेक्रेटरी थे। तब मैंने देखा कि सच में बड़ा कभी कभी आश्चर्य होता है कि पहले की सरकारों में इच्छा शक्ति क्यों नहीं होती थी। आप सबके बीच में आकर ये प्रश्न केवल मेरा नहीं है, ये प्रश्न हम सबका है कि इच्छा शक्ति की कमी के कारण से एक बड़ा गैप हमारा और हमारे बॉर्डर के उस पार, अगर ये देश की आज़ादी के बाद से प्रारंभ कर दिया जाता तो सच में हमारे देश की और ज़्यादा ताकत बढ़ गई होती। आज भी दुनिया भारत की ताकत को कहीं ना कहीं मान रही है, लोहा मान रही है, लेकिन डीजी ऑपरेशन, मिलिट्री ऑपरेशन का जो प्रेजेंटेशन था वो देखकर मेरे मन में ऐसे ही विचार आया, तो मैंने आपके सामने रखा। तो बहुत सारे आप लोगों के अच्छे अच्छे सुझाव इसमें आए हैं। शमशेर बिष्ट जी ने भी अच्छी बात करी, यहाँ से राजेंद्र सिंह छेत्री जी ने